और केमिस्ट्री का यह पहला क्वेश्चन हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एआरओ रोहतक के 2015 में पूछा गया था। इसमें पूछ के आ रहा है, इसमें पूछा गया कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस जो बिजली के बल्बों में उपयोग की जाती है और जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन बनता होती है, खालिस्तान है। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है हीलियम, दूसरा है नियोन, तीसरा है जेनॉन और चौथा क्या है ऑर्गन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस जो बिजली के बल्बों में उपयोग की जाती है और जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, वो कौन सी गैस होती है? वह होती है आर्गन गैस होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है जो पानी को स्टरलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन आपको यार जबलपुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा है धुलाई का सोडा, तीसरा है बेकिंग पाउडर और चौथा क्या? पाक सोडा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ब्लीचिंग पाउडर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन लिखते चला, आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए हैं और आर्मी एनएक एग्जाम में क्या होता है, सबसे ज्यादा रिपीटेड ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसी पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आपको यारो दानापुर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा ऊर्ध्वपातन, दूसरा है संघनन, तीसरा है विकिरण और चौथा क्या? वाष्पीकरण। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे क्या बोला जाता है? उसे संघनन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि खट्टा दूध होता है। और यह क्वेश्चन आपको यारो लखनऊ के 2018 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा सिट्रिक अम्ल, दूसरा एसिटिक अम्ल और तीसरा क्या है? ग्लाइकोल अम्ल और चौथा क्या? लैक्टिक अम्ल। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये नोट तैयार करके अभी तक कई लड़कों का सिलेक्शन हो चुका है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, इन सभी लड़कों का अभी जो 26 तारीख को एग्जाम लगा था, इसी में सिलेक्शन हुआ है। आप भी अगर ये नोट्स तैयार कर लेते हैं, आपका भी सिलेक्शन पक्का है वहां से। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करिएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों ये नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आधुनिक समय की पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ क्या होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2017 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा चाओआइट, दूसरा है कोयला, तीसरा है ग्रेफाइट और चौथा क्या है? सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आधुनिक समय की पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ क्या होता है? वह क्या हो जाएगा? वह ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कार्बन का उच्चतम प्रतिशत 90% और वाष्पशील पदार्थ का न्यूनतम प्रतिशत कोयले के किस रूप में पाया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका यार जबलपुर के 2018 में पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा एंथ्रासाइट, दूसरा हमारा लिग्नाइट और तीसरा है पीट और चौथा क्या है? बिटुमिनस। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कार्बन का उच्चतम प्रतिशत 90% और वाष्पशील पदार्थ का न्यूनतम प्रतिशत कोयले के किस रूप में पाया जाता है? या किस रूप में पाया जाता है? यह पाया जाता है एंथ्रासाइड के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था से शुष्क बर्फ के रूप में भी जानी जाती है। और यह क्वेश्चन आपको यार गया के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्या? नाइट्रोजन।
तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था से शुष्क बर्फ के रूप में भी जानी जाती, कौन जानी जाती? वह कार्बन डाइऑक्साइड जानी जाती। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि खालिस्तान ऑटोमोबाइल का धुआं कैंसर या मानसिक रोग का कारण बन सकता है और बड़े शहरों की हवा को प्रदूषित कर सकता है। और यह क्वेश्चन आपको यारो नागपुर के 2018 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा आर्सेनिक, दूसरा है मिथाइल मरकरी, तीसरा सीसा और चौथा क्या? निकेल और क्रोमियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो शीशा ऑटोमोबाइल का धुआं कैंसर या मानसिक रोग का कारण बन सकता है और बड़े शहरों की हवा को प्रदूषित भी कर सकता है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी शीशा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खालिस्तान है। और यह क्वेश्चन आपको ARO अहमदनगर के 2019 में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड और चौथा क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खालिस्तान है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? वह होता है मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि वल्केनाइजेशन प्रक्रिया में रबर में खालिस्तान मिलाकर कठोर किया जा सकता है। और यह क्वेश्चन यारो भोपाल के 2015 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है गंधक, दूसरा हमारा मेलमीन, तीसरा है पॉलीथीन और चौथा है क्या हमारा? पॉलीटेट्राफ्लुओरेथिलीन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वल्केनाइजेशन प्रक्रिया में रबर में गंधक मिलाकर कठोर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिए, आप एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 11 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? और यह क्वेश्चन आपको यारो अहमदनगर के 2018 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और चौथा क्या? पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी वजह हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? और यह क्वेश्चन आपका यार जबलपुर के 2017 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा सोडियम टार्ट्रेट और दूसरा है सोडियम एसिटेट और तीसरा है सोडियम क्लोराइड और चौथा क्या? सोडियम नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? सामान्य नमक क्या हो जाता है? वह हमारा हो जाता है सोडियम क्लोराइड हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं लेकिन समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? और यह क्वेश्चन आपको यारो कोल्हापुर के 2018 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा सम न्यूट्रॉनिक, दूसरा है समस्थानिक, तीसरा है समभारिक और चौथा क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? वह संभारिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत खालिस्तान द्वारा दिया गया था। और यह क्वेश्चन यारो दानापुर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है डाल्टन, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा जे थॉमसन और चौथा क्या? नील्स बोहर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन द्वारा दिया गया था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि परमाणु विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने तथा न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 तत्व खालिस्तान है। और यह क्वेश्चन यारो नागपुर के 2018 में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है भारी पानी, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है पानी और चौथा क्या? बोरॉन और कैडमियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी परमाणु विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने तथा न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए उपयोग किए जाने में दो तत्व कौन से हो जाएंगे? वह एक तो बोरान हो जाएगा, एक हमारा कैडमियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं। ये बायोलॉजी के ये भी सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए हैं और ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लेना, आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहां भी देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि एड्स का विस्तार खालिस्तान है, और यह क्वेश्चन आपका यार जबलपुर के 2017 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा एंटी इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और दूसरा ऑटो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और तीसरा क्या हमारा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और चौथा क्या एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एड्स का विस्तार क्या होता है? एड्स का विस्तार क्या होता है? वह होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? और यह क्वेश्चन आपको यार भोपाल के 2018 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा जोनास सॉल्को, दूसरा है लुई पास्चर, तीसरा एडवर्ड जेनर, और चौथा क्या लियोन कलमेट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई है? तो चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? वह खोज की गई एडवर्ड जेनर के द्वारा खोज की गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ईईजी एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, और ईईजी का पूर्ण रूप क्या होता है? और यह क्वेश्चन को यार भोपाल के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा इलेक्ट्रोफिलेप्सीग्राफ, दूसरा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, और तीसरा क्या इलेक्ट्रो एसेंशियलग्राफी, और चौथा क्या इलेक्ट्रोसेंट्रिग्राफी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो ईईजी है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल गया है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि खालिस्तान की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। और यह क्वेश्चन आपका यारो बनारस के 2018 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा जेंथोफिल, दूसरा हमारा राइबोफ्लेविन, और तीसरा है कैरोटीन, और चौथा क्या है विक्सिन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग हल्का पीला हो जाता है हमारा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन लिखते रहना, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि खालिस्तान का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। और यह क्वेश्चन आपको यार बंगलुरु के 2017 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कीमोथेरेपी, दूसरा इलेक्ट्रोथेरेपी, और तीसरा हमारा फिजियोथेरेपी, और चौथा क्या है मनोचिकित्सा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के उपयोग उपचार में किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 21 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है सेक्स हार्मोन की खोज किसने की थी? और यह क्वेश्चन आपको यारो कोल्हापुर के 2018 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है ड्रेसर, दूसरा है इजून स्टाइनेच, और तीसरा एडवर्ड कैल्विन, और चौथा क्या सैमुअल कोहेन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सेक्स हार्मोन की खोज किसके द्वारा की गई? तो सेक्स हार्मोन की खोज किसने की थी? यह की थी यूजीन स्टाइनेच ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 22 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में पुनर्योजी शक्ति सबसे कम होती है? और यह क्वेश्चन आपको यारो आगरा के 2015 में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मस्तिष्क कोशिकाएं, दूसरा है पेशी कोशिकाएं, और तीसरा है अस्थि कोशिकाएं, और चौथा है यकृत कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हमारे शरीर की इन कोशिकाओं का में पुनर्जीवी शक्ति सबसे कम होती है, किसमें सबसे कम होती है? वह मस्तिष्क जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होती है, पुनर्योजी शक्ति होती है, वो सबसे कम होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन कौन करता है? और यह क्वेश्चन आपको यार जबलपुर के 2013 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा सिर्फ रक्त, दूसरा है सिर्फ मस्तिष्क, और तीसरा है सिर्फ रीढ़ की हड्डी, और चौथा क्या मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन कौन करता है, इसे किसका गठन कौन करता है, इसका गठन करता है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन दोनों के बनने के लिए आवश्यकता होती है। और यह क्वेश्चन आपका यारो लखनऊ के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा विटामिन बी 12, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा है आयरन और चौथा क्या है, कैल्शियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन दोनों के बनने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कौन सी नस फेफड़ों में शुद्ध रक्त का हृदय में लाती है। और यह क्वेश्चन आपका यारो नागपुर के 2015 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा फुफ्फुस शिरा, दूसरा है हमारा कार्डियक धमनी और तीसरा है कार्डियक शिरा और चौथा क्या है, फुफ्फुस धमनी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सी नस फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय में लाती है, कौन लाती है, वह लाती है फुफ्फुसीय शिरा लाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 26 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो कौन सा रोग फैलेगा। यह क्वेश्चन आपका यारो जबलपुर के 2018 में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हैजा, दूसरा है पेचिस, तीसरा है पोलियो और चौथा क्या है, टाइफाइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर देता है, कौन सा रोग फैलता है, कौन सा रोग फैलता है, उसमें टाइफाइड जो रोग होता है वो फैलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि दूषित भोजन में कौन सा रोग फैलता है। और यह क्वेश्चन हमको यारो लखनऊ के 2018 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा हमारा टाइफाइड, तीसरा है चिकन पॉक्स और चौथा क्या, इबोला। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दूषित भोजन से कौन सा रोग फैलता है, तो दूषित भोजन से कौन सा रोग फैलता है, वह फैलता है टाइफाइड फैलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। और यह क्वेश्चन आपका यारो जयपुर के 2016 में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 6, दूसरा 8, तीसरा है 7 और चौथा क्या है, 5। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं, कितने विटामिन होते हैं, उसमें होते हैं हमारे विटामिन 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मैं जो ये नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये नोट्स आप ले लेना। इस अगर नोट्स आप तैयार कर लेते हो, आपके एग्जाम में ये मान चलना है कि 38 से लेके 42 क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से वहां से सॉल्व कर सकते हैं। आप ये नोट्स से तैयारी करना ना भूलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 29 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक अंडे की जर्दी में 90% से अधिक खाली स्थान होता है। और यह क्वेश्चन आपको यारो कोल्हापुर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है विटामिन सी, दूसरा है विटामिन बी 12, तीसरा है विटामिन के और चौथा क्या है, विटामिन ए। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक अंडे की जर्दी में 90% से अधिक क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें पाया जाता है विटामिन बी 12 पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विषाणुओं के अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है। और यह क्वेश्चन है यारो भोपाल के 2012 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जीव विज्ञान, दूसरा हमारा पैथोलॉजी, तीसरा हमारा पेडोलॉजी और चौथा क्या है, विषाणु विज्ञान। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, आप फिजिक्स से 5 क्वेश्चन नोट कराएंगे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है पीछे की यातायात को देखने के लिए मोटर गाड़ी में खालिस्तान दर्पण का उपयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका यारो जबलपुर के 2017 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा उत्तल दर्पण, दूसरा है बेलनाकार दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा क्या, अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पीछे की यातायात को देखने के लिए मोटर गाड़ी में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मायोपिया या निकट दृष्टि दोष या अल्प दृष्टि पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन को यारो अहमदनगर के 2013 में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है हमारा बाईफोकल लेंस और चौथा क्या है, मिश्री लेंस।
तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? और यह क्वेश्चन यारो ग्वालियर के 2018 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है प्रकाश का प्रकीर्णन, दूसरा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और तीसरा है प्रकाश का व्यतिकरण और चौथा क्या है? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? यह होता है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि संचार में प्रयुक्त प्रकाशिकीय तंत्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? और यह क्वेश्चन आपको यारो नागपुर के 2017 में पूछा गया है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है अपवर्तन, दूसरा है प्रकीर्णन, तीसरा प्रकाश का हस्तक्षेप और चौथे का प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी संचार में प्रयुक्त प्रकाशीय तंत्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि डायनमो का उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। और यह क्वेश्चन आपको यारो गुवाहाटी के 2017 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और तीसरा है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में और चौथा क्या? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी डायनमो का उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे? आप मैथमेटिक्स 5 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ। ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना। आपके एनए के एग्जाम में इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। बस आप ये सारे क्वेश्चन लिखते जाना और इन्हीं को सॉल्व करके एग्जाम देने जाना है। और जो मैथमेटिक्स का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 आता है। और इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 12 मीटर और 16 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें जो वैल्यू दी गई वो वैल्यू हम लिख लेंगे। सबसे पहले इसका जो सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, वह क्या हो जाएगा? वह होता है हमारा 1/2। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ये जो हमारे विकर्ण दिए गए, विकर्णों का विकर्णों क्या हो जाएगा? विकर्णों का हो जाएगा गुणनफल। विकर्णों क्या हो जाएगा? गुणनफल। तो इसमें क्या-क्या दिया जाएगा? सबसे पहले 1/2 और गुणे विकर्ण कितना? एक विकर्ण हमारा 12 है और दूसरा विकर्ण हमारा 16। इसे काट दो, 2 से 12 काटेंगे 6 आ जाएगा और 12 गुणे 6 करेंगे कितना आ जाएगा? वह हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 37 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और वह 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी? और यह क्वेश्चन हमारे यारो नागपुर के 2017 में पूछा गया। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें जो वैल्यू दी गई सबसे पहले वो हम लिख लेंगे। यानी जो टोटल परसेंटेज होता है वो हमारा कितना होता है? वो हमारा होता है 100% होता है। और इसमें क्या करें? 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को मिलते हैं 84%। अगर एक उम्मीदवार को मिल गए हैं वोट, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? अगर एक को 84 मिल गया, दूसरे को कितना मिला होगा? दूसरे को मिला होगा 16% मिले होंगे। अब इसमें क्या कहता है? 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। लेकिन अगर हम परसेंटेज में देखते हैं कितने परसेंटेज से जीतता है, तो इसे हम अगर घटाते हैं यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? 14 में सबसे पहले 6 घटाओ कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अब यहाँ 7 बचा, 7 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7 में 1 घटेगा 6 आ जाएगा। यानी ऐसा देखते हो 68% मतों से जीतता है। लेकिन ऐसा मान लो वोटों की संख्या से कितनी वोट से जीतता है? वह जीतता है 476 वोटों से जीतता है। अगर इसे हम काटते हैं कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 1% बराबर हमारा निकल के आ गया, 7 के निकल के आ गया है। अगर हमारा 1% है 7 और टोटल परसेंट है कितना हमारा 100 के, तो इसे 100 से गुणा करेंगे। इधर भी हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ से हमारा 700 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, तभी आपका टाइम वहाँ पे बच पाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 38 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 21 चीजों को बेचने पर हुई हानि, उनमें 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि का कितने प्रतिशत होगी? और यह क्वेश्चन हमारे यारो लखनऊ के 2018 में पूछा गया था। तो इसमें जो वैल्यू दी गई सबसे पहले वो वैल्यू हम लिख लेंगे। यहाँ क्या करें? 21 चीजों को बेचने के, अब बेचना है मान लो सेलिंग प्राइस, यानी उसको हम लिख देते हैं एसपी लिख देते हैं। यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 21 हो गया। और उसमें क्या अगर 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, लॉस कितना हो गया हमारा? लॉस हो गया 3। अब ये बताओ अगर हमें हानि हो रही है तो क्रय मूल्य हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा रहा होगा और क्रय मूल्य को हम लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस।
यानी सीपी लिख देते हैं। तो अगर मान लो 21 को बेचा है 21 वस्तुओं को और 3 के बराबर हाल है हुई, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा? क्रय मूल्य हमारा कितना रहा होगा? वह रहा होगा हमारा 24। अब ऐसे सिंपल से लगा लेंगे, यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया? 24 हो गया और हमारा लॉस कितना हो गया? 3 हो गया। अब पूछ रहा है इसका प्रतिशत हानि कितनी होगी? प्रतिशत हानि क्या होती है? हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 24 और गुणे क्या करेंगे? परसेंटेज है तो गुणे कर देंगे 100। इसे काटेंगे कितना आ जाएगा? 8। तो यानी हमारा आंसर कितना निकल के आ गया? 100 बटे 8 हमारा आ गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 39 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा से निश्चित दूरी तय करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो कुल यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी? और यह क्वेश्चन यारो आगरा के 2015 में पूछा गया था। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसका जो सिंपल सा रूल है, सीधा क्या करेंगे? 2 गुणे और जो हमारी चालें दी जाती है उनका क्या करेंगे? गुणा कर देंगे और बटे क्या करेंगे? उनका क्या कर देंगे? योग कर देंगे। यही रूल आपको अप्लाई करना है, यहीं से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे? 2 गुणे, पहली चाल कितनी है हमारी? 70 है, दूसरी कितनी है? 30 है, बटे क्या कर देंगे? इनका योग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी काटेंगे कितना? 2 जीरो 2 जीरो कट के हमारा इधर कितना होगा? 7 दूनी 14 और 14 तिया कितना हो जाएगा हमारा? 42 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 40 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? और यह क्वेश्चन आपका यारो अहमदनगर के 2013 में पूछा गया था। तो इसे सबसे पहले एक मान लो डायग्राम बना लेते हैं। यानी हमारा मान लो ये क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। ये हमारा त्रिभुज हो गया और इसमें जो भुजाएं दी गई, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? विकर्ण होती है। इसको मान लो हमने 13 मान लिया और उसके बाद मान लो हमारा ये जो आधार हो गया, आधार 5 हो गया और जो हमारी ऊंचाई होगी 12 हो गई। 12 हमारी क्या हो गई? ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक रूल क्या होता है? एक रूल हमारा होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। इसी में अप्लाई कर देंगे, यही से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी 1/2 और उसमें हमारा आधार कितना है? आधार हमारा 5 है। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई हमारी दी गई 12। अब इसे काट दो, 2 से इसे काटा, कितना आ गया? 6 आ गया और 6 गुणे 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 30 निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? इसके बाद आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना। ये भी क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 41 आता है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि चंद्र ग्रहण के दौरान केंद्र में कौन होता है? और यह क्वेश्चन आपका यार कोल्हापुर के 2017 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है पृथ्वी, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है सूर्य और चौथा क्या है? कोई अन्य ग्रह। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी चंद्र ग्रहण के दौरान केंद्र में कौन होता है? केंद्र में कौन होता है? वह पृथ्वी होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2013 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा असम, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा क्या है? बिहार। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित हो जाएंगे? या असम राज्य में स्थित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 1 रुपए की मुद्रा नोट और सिक्का तथा कम मूल्य वर्ग के सिक्के और खालिस्तान द्वारा जारी किए जाते हैं। और यह क्वेश्चन आपको यारो भोपाल के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है भारत सरकार, तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक और चौथा क्या है? वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 1 रुपए का मुद्रा नोट और सिक्का तथा कम मूल्य वर्ग के सिक्के द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी भारत एक खालिस्तान होगा। और यह क्वेश्चन हमारा यारो आगरा के 2018 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा स्वैच्छिक महासंघ, दूसरा है परिसंघ और तीसरा है राज्यों का संघ और चौथा क्या है? फेडरेशन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राज्यों का संघ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2015 में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला न्यूयॉर्क, दूसरा जेनेवा, तीसरा हमारा यूरुग्वे और चौथा क्या है? दोहा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? जो हमारा WTO होता है इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? इसका मुख्यालय हमारा जेनेवा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2018 में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा होगेनकल प्रपात, दूसरा है शिमला प्रपात, तीसरा है जोग प्रपात और चौथा क्या हमारा कोटाल्लम प्रपात। तो इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था। और यह क्वेश्चन यारो भोपाल के 2016 में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है नागासाकी, दूसरा है हांगकांग, तीसरा है टोक्यो और चौथा क्या है हिरोशिमा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया, वह हिरोशिमा में फेंका गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2017 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है दिल्ली, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है चेन्नई और चौथा क्या है बंगलुरु। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है जी, कहाँ पर स्थित हो जाएगा, यह लखनऊ में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अहमदनगर के 2015 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा अमर्त्य सेन, दूसरा है मोन्टेक सिंह और तीसरा है महबूब उल हक और चौथा क्या है फ्रीडमैन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, किसने विकसित किया था, यह विकसित किया था महबूब उल हक ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ दानापुर के 2018 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला एडवर्ड जेनर, दूसरा एफ बॉटिंग, तीसरा एम ए वैक्समैन और चौथा क्या रोनाल्ड लॉस। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, वह एफ बॉटिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में टोटल आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराया हूं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। दोस्तों अगर आप जो नोट्स लेना चाहते हैं, उस नोट्स में क्या करेंगे, अभी तक जितने भी आर्मी एनए के एग्जाम हुए वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।